नमस्कार दोस्तों, मैं विपिन आप सभी का तैयारी विद विपिन में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज हम फिर से एक बार आ चुके हैं आपके सामने। आज 16/9/2020 यानी कि 16 सितंबर 2020 के करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लेके। इसके पहले कि मैं क्लास को शुरू करूं, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप मेरी रेगुलर क्लासेस देखना चाहते हैं मैथ्स की, तो आप मुझे अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पे फॉलो कर सकते हैं। जल्दी से मैं बता देता हूँ कि आपको करना क्या है। आपको जाना है अपने मोबाइल के प्ले स्टोर पे जाने के बाद आपको वहां से इंस्टॉल करना है अनअकैडमी का लर्निंग ऐप। अनअकैडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल करके आपको करना होगा लॉगिन। लॉगिन करने के बाद जैसा कि आप देख रहे हो, आपके सामने एक ऐसा पेज ओपन होके आएगा हमारे ऐप का। इस ऐप में देखो ऊपर यहाँ पे सर्च बार है। सर्च बार में आपको मेरा नाम टाइप करना होगा, विपिन शुक्ला। आप मुझे सर्च करेंगे, मुझे सर्च करके आप फॉलो करिए। डेली 4 बजे से क्वांट्स यानी कि मैथ्स की क्लासेस होती है जो हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आप वहां से मुझे रेगुलर फॉलो कर सकते हैं, रेगुलर मेरी क्लास को अटेंड कर सकते हैं। बाकी करंट अफेयर्स का जो सेशन है वो आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको डेली मिलता रहेगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करेंगे आज की करंट अफेयर्स की न्यूज। देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो हमारे आज की डेट में आए हैं, जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों आज हम यहाँ पे एमसीक्यू यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के थ्रू हम अपनी करंट अफेयर्स की न्यूज को डिस्कस करेंगे, समझेंगे। तो एक एक पॉइंट बाकायदा मैं आपको, जैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन आपको दिखेगा, और मैं समझाऊंगा भी आपको कि आखिर इस क्वेश्चन के अंदर से और कौन सी नई बातें आपको मिल सकती है। तो सबसे पहले दोस्तों आज का क्वेश्चन नंबर 1 है कि CARE रेटिंग के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की जीडीपी कितने रहने का अनुमान लगाया गया है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि CARE है क्या। तो दोस्तों CARE की अगर हम बात करें तो ये हमारी इंडियन रेटिंग एजेंसी है। क्या है ये हमारी इंडियन रेटिंग एजेंसी है, जिसका काम है कि हमारे भारत की जीडीपी कितनी होने वाली है ये अनुमान लगाती है। बहुत सारी रेटिंग एजेंसी हैं, अलग अलग रेटिंग एजेंसी हैं, लेकिन उसमें से पर्टिकुलरली जो बात हुई है वो बात हुई है CARE, जिसका काम है भारत की जीडीपी का अनुमान लगाना। तो अगर हम CARE की बात करें तो CARE की जो आज की रिपोर्ट आई है उसके अनुसार इनका कहना है कि भैया जो इंडिया की जीडीपी है वो 2020 से 21 का जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें 8 से 8.2 के बीच रहने वाली है, वो भी किसमें, माइनस में। आप अगर देखो तो आगे माइनस लगा हुआ है, तो ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। दो चीजें यहां से आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात कि CARE है क्या, तो CARE आपकी इंडियन रेटिंग एजेंसी है। क्या करती है, जीडीपी का कितना अनुमान रहने वाला है ये बताती है। कितना बताया है, इन्होंने बताया है कि 2020-21 में इंडिया का जो ग्रोथ डेवलपमेंट रेशियो है वो आपका 8 से 8.2% के बीच रहेगा। तो पहला क्वेश्चन तो ये हुआ, याद रखिएगा, माइनस के 8 से 8.2 के बीच आपकी जीडीपी रहेगी फाइनेंशियल ईयर 2020 से 2021 के बीच। चलेंगे यहां से अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दोस्तों ये है कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड OFB के निगमीकरण की प्रक्रिया की निगरानी के लिए गठित उच्चाधिकार प्राप्त मंत्री, यानी कि आपसे पूछा गया है कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री आप जानते होंगे, आयुध निर्माण। तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के निगमीकरण की प्रक्रिया जो है उसकी निगरानी के लिए किस मंत्री को गठित किया गया है। तो सबसे पहले तो आप ये बताओ कि प्रेजेंट में रक्षा मंत्री कौन है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि प्रेजेंट में रक्षा मंत्री कौन है तो आप कहोगे कि भैया रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह। अच्छा, रक्षा मंत्री अगर राजनाथ सिंह है तो आप बताओ यहाँ पे बात किसकी हो रही है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में काम क्या होता है, तो आप जानते हो कि यहाँ से बंदूक वगैरह का सारा काम होता है। जो हमारी डिफेंस में लोग गन का यूज करते हैं वो गन वाला सारा काम आपका यही होता है। गन किस डिपार्टमेंट में आएगा, रक्षा यानी कि डिफेंस में। डिफेंस मिनिस्टर कौन है, राजनाथ सिंह। तो यहाँ से आप इस बात को रिलेट कर सकते हो कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की बात हो रही है, इसका मतलब रक्षा की बात हो रही है, और रक्षा मंत्री है कौन, राजनाथ सिंह है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के निगमीकरण की प्रक्रिया के लिए जिस मंत्री को चुना है वो मंत्री आपके राजनाथ सिंह है। तो आई होप कि आपको ये पॉइंट याद रहेगा। अच्छा, अगले बात पे चलेंगे। तो अगला है पॉइंट नंबर 3 कि किस राज्य द्वारा गरिमा योजना शुरू की गई है, जिसका उद्देश्य राज्य में कोर स्वच्छता कर्मियों की आर्थिक सुरक्षा और सामाजिक प्रतिष्ठा सुनिश्चित करना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले तो इस क्वेश्चन के मैं आंसर की बात कर लेता हूं, तो आंसर होगा उड़ीसा का। अच्छा, उड़ीसा से याद आया, अगर मैं आपसे पूछूं कि उड़ीसा का चीफ मिनिस्टर कौन है तो आपका जवाब क्या होगा, आपका जवाब होगा नवीन पटनायक। ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर कौन है, तो CM आप बताओगे नवीन पटनायक।
तो नवीन पटनायक साहब ने क्या किया है, एक स्कीम लॉन्च की है जिसका नाम है गरिमा, ये लिखा हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है कि ये जो स्कीम लॉन्च कर रहे हैं वो स्कीम है क्या, तो आपका जवाब यहां से होगा कि वो स्कीम आपकी कौन सी है, गरिमा स्कीम। अच्छा, इसके अलावा देखो यहाँ पे क्या कहा गया कि गरिमा का उद्देश्य क्या है, तो गरिमा का उद्देश्य है मेरे दोस्त, राज्य में कोर स्वच्छता और जो भी वहां पे राज्य कर्मी है, जो भी उड़ीसा में गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं, उनको इकोनॉमिक, आर्थिक सुरक्षा का मतलब इकोनॉमिक सिक्योरिटी, और सामाजिक प्रतिष्ठा का मतलब उनको सोशल सिक्योरिटी, ये दोनों प्रोवाइड कराएगी कौन सी योजना, गरिमा योजना। तो मेरे दोस्त इस क्वेश्चन से 3-4 बातें निकल के आती हैं। गरिमा योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई, सबसे पहले आप बताओगे उड़ीसा। उड़ीसा के प्रेजेंट में मुख्यमंत्री कौन है, तो आपका जवाब होगा नवीन पटनायक। गरिमा का मेन काम क्या है, तो गरिमा का मेन काम है आपका इकोनॉमिक सेफ्टी और सोशल डिग्निटी दोनों प्रोवाइड कराना। किसको प्रोवाइड कराना, जो भी आपके उड़ीसा के स्टेट के वर्कर हैं। तो आई होप आप इस बात को समझ गए होंगे। उड़ीसा राज्य के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने गरिमा योजना शुरू की, किस लिए शुरू की, आपके सामने है। 3 नंबर क्वेश्चन हो गया। चलो भाई चौथे नंबर क्वेश्चन पे। चौथा नंबर क्वेश्चन दोस्तों ये है कि गृह मंत्रालय द्वारा क्लाइमेट स्मार्ट सिटीज असेसमेंट फ्रेमवर्क, ये देखो आपके सामने जो CSCAF लिखा हुआ है, ये इसी का फुल फॉर्म है, क्लाइमेट स्मार्ट सिटीज असेसमेंट फ्रेमवर्क। तो एक क्वेश्चन तो यही बन जाता है कि CSCAF का फुल फॉर्म क्या है, CSCAF स्टैंड फॉर, तो आपका जवाब होगा क्लाइमेट स्मार्ट सिटीज असेसमेंट फ्रेमवर्क। अच्छा, ये CSCAF 2.0 लॉन्च किया गया है, तो इस लॉन्च करने के बाद इसके फ्रेमवर्क में कितने संकेतक हैं, तो यहाँ से कुछ बातें मैं आपको बता देना चाहूंगा कि दोस्त इसको लॉन्च किसने किया है, तो इसको लॉन्च किया है MOHUA। इसका भी फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है, इसका फुल फॉर्म है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग, मिनिस्ट्री ऑफ H फॉर हाउसिंग एंड U फॉर अर्बन, A फॉर अफेयर्स। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि भैया जो क्लाइमेट स्मार्ट सिटीज असेसमेंट फ्रेमवर्क है वो लॉन्च किसने किया, तो महुआ ने लॉन्च किया। महुआ स्टैंड फॉर मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। अच्छा, इन्होंने जो लॉन्च किया है तो इनके फ्रेमवर्क में कितने संकेतक हैं, तो पहले तो आप ये जानो कि इनके फ्रेमवर्क में कितनी कैटेगरीज है। तो दोस्तों स्मार्ट सिटीज में टोटल आपकी कैटेगरी है 5। इन 5 कैटेगरीज में इन्होंने 28 सिंबल का यूज किया है, यानी कि टोटल 28 संकेतक हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लेकिन क्वेश्चन नंबर 4 से बहुत सारी बातें निकल के आ रही है। सबसे पहली बात, CSCAF स्टैंड फॉर आपके सामने है, किसने लॉन्च किया, लॉन्च किया इसको किसने, महुआ ने। फुल फॉर्म मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। अच्छा, लॉन्च किया तो कितनी कैटेगरी बनाई, 5 कैटेगरी, कितने संकेतक, 28 संकेतक। तो ये बात सारी याद रखिएगा, ये हमारे आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चलेंगे यहां से अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लो। क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों ये है कि जेन फ्रेजर हॉल में ही किस बैंक की पहली महिला CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यहाँ पे रिसेंटली यही बन जाएगा कि हाल में ही वो कौन सी बैंक है जिसने सबसे पहली महिला को CEO के रूप में नियुक्त किया, तो जेन फ्रेजर आपका आंसर होगा। अच्छा, अगर हमसे पर्टिकुलर उस बैंक का नाम पूछ लिया जाए तो दोस्तों वो बैंक है आपकी सिटी ग्रुप। याद रखिएगा, सिटी ग्रुप जो है इसने जॉन फ्रेजर को हॉल में ही महिला CEO नियुक्त किया है। इसका 2 क्वेश्चन बनेंगे, या तो आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि बैंक का नाम बताओ, और या तो बैंक का नाम दे के कि सिटी ग्रुप ने किस महिला को अपनी CEO के रूप में नियुक्त किया है, तो आपका जवाब हो जाएगा जेन फ्रेजर। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको पता है कि एग्जाम में नियुक्तियां, नई नियुक्तियां कहाँ हुई, कौन किस पद से हटा, पुस्तक अगर कोई नई आई है तो उस पुस्तक का लेखक, रिसेंटली जितने भी निधन हुए, रिसेंटली जितने भी पुरस्कार बटे, इन सारी चीजों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये क्वेश्चन भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। ये लीजिए, मैं निधन की बात कर रहा था और निधन के ऊपर ये क्वेश्चन आ गया कि हॉल में ही डेम डायना का निधन हो गया, वह एक प्रसिद्ध, तो अगर आपको पता हो तो मेरे दोस्त जो आपके डेम डायना थे वो ब्रिटिश एक्ट्रेस थे। कौन थे, सबसे पहले तो ये अपने इंडिया के नहीं है, ये इंडिया के नहीं है, ये मेल नहीं फीमेल की बात हो रही है। तो सबसे पहले तो ये जान लो कि ये भैया ब्रिटिश एक्ट्रेस थी। ये ब्रिटिश एक्ट्रेस थी तो भैया ये थी कौन, जब मैंने यहाँ पे लिख दिया, सॉरी, जब मैंने यहाँ पे लिख दिया कि ब्रिटिश एक्ट्रेस थी तो आपको 4 ऑप्शन में से देख के तुरंत बता देना है कि ये कौन थी, अभिनेत्री थी।
तो याद रखिएगा कि रिसेंटली ही एक ब्रिटिश अभिनेत्री थी जिनका नाम था डेम डायना, इनका निधन हुआ है। ये एक प्रसिद्ध अभिनेत्री थी, तो निधन हुआ है, तो ये चीज ध्यान में रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। अभी रिसेंटली 2 दिन पहले ही देश भर में हिंदी दिवस मनाया गया, तो ये तो बताने की जरूरत नहीं है। 14 सितंबर जो है दोस्तों, ये हमारा हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस बात को याद रखना, ये रिसेंट की एक घटना है, तो आपको ये याद होना चाहिए कि हिंदी दिवस हमारा 14 सितंबर को मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, ये तो इजी था। अगला क्वेश्चन दोस्तों ये है कि उस F1 रेसर का नाम बताइए जिन्होंने हाल में ही टस्कन ग्रैंड प्रिक्स 2020 का उद्घाटन संस्करण जीता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं नाम सबसे पहले बता दूंगा। नाम है दोस्त लुइस हैमिल्टन। क्या नाम है? लुइस हैमिल्टन नाम है। ये F1 रेसर है, F1 कार रेसर, आपने देखा होगा, गेम भी है इसका। ये हाल में ही टस्कन ग्रैंड प्रिक्स 2020 का उद्घाटन हुआ है, और इसका जो पहला संस्करण है वो किसने जीता है? लुइस हैमिल्टन ने जीता है। इंपॉर्टेंट है, नाम इनका याद रखिएगा। 2 चीजें पूछी जा सकती हैं कि भैया लुइस हैमिल्टन कौन है, तो आपको बताना होगा F1 रेसर है, या फिर उस F1 रेसर का नाम बताइए जिन्होंने हाल में ही टस्कन ग्रैंड प्रिक्स जीता, तो आपको बताना होगा लुइस हैमिल्टन। तीसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि लुइस हैमिल्टन ने कौन सा गेम जीता, तो आपको ये बताना होगा कि टस्कन ग्रैंड प्रिक्स 2020 इन्होंने जीता। आई होप मेरी इस बात को आप समझ गए होंगे। और कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, ये जहां पे हुआ, तो ये दोस्त इटली में हुआ है। कहां हुआ है? इटली में हुआ है। यह भी आपसे पूछा जा सकता है कि टस्कन ग्रैंड प्रिक्स 2020 का उद्घाटन कहां हुआ? इटली में हुआ। इटली में अगर आपसे और अंदर पूछेगा तो ये पूछेगा इटली में कहां पे हुआ, तो ये आपका मुजेलो सिटी में हुआ। कहां हुआ? मुजेलो सिटी में। मुजेलो जो है वो इटली के अंदर का एक शहर है। मुजेलो सर्किट पूरा नाम है इसका, मुजेलो सर्किट। तो अगर बहुत डीप में पूछना होगा तो आपसे ये पूछेगा कि इटली में कहां पे हुआ, तो मुजेलो सर्किट में हुआ। या फिर अगर केवल आपसे देश पूछ लेगा, कंट्री, तो आपको बताना होगा इटली में हुआ। कौन सा गेम? टस्कन ग्रैंड प्रिक्स 2020। उम्मीद है इस बात को आप समझ गए होंगे। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। आज की क्लास का है क्वेश्चन नंबर 19 कि हाल में ही लोकसभा सदस्य रघुवंश प्रसाद सिंह का निधन हो गया, वो किस राज्य के लोकसभा का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो आपने अगर पेपर पढ़ा होगा या न्यूज देखी होगी तो आपको ये बात पता होगी कि बिहार के लोकसभा सदस्य थे हमारे रघुवंश प्रसाद सिंह जी, जिनका रिसेंटली निधन हुआ है। अगर इनकी एज की बात की जाए तो ये दोस्त 74 साल के थे। 74 ईयर की एज में इनका निधन हुआ। कैसे हुआ, तो ये भी जान लो, ये कोविड पॉजिटिव पाए गए, कोविड-19 का शिकार हुए। ये 74 साल की उम्र में इनका निधन हुआ। ये बिहार से लोकसभा का प्रतिनिधित्व करते थे। तो यहाँ से आपके 3-4 चीजें पूछे जा सकती हैं। अच्छा, अगर यहाँ से और ज्यादा डीप में पूछेगा तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि भैया कौन से नंबर की लोकसभा के सदस्य थे, तो आपको ये याद रखना होगा कि ये 15th लोकसभा, कौन सी? 15th लोकसभा के सदस्य थे। अच्छा, कहां से? बिहार के कौन से जिले से? तो बिहार के वैशाली जिले से। ठीक है, याद रखिएगा रघुवंश प्रसाद सिंह जी 15वीं लोकसभा के सदस्य थे, जो कि वैशाली एक जिला है, आप जानते हो, जो कि बिहार में पड़ता है। कितने साल के थे? 74 साल के थे। इन 74 साल की उम्र में इनका निधन हुआ। कैसे हुआ? तो कोविड-19 यानी कि कोरोना की वजह से हुआ। उम्मीद है यहां तक की बात क्लियर होगी। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 10वां नंबर क्वेश्चन कि उस खिलाड़ी का नाम बताइए जिसने यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2020 में विमेंस सिंगल का खिताब जीता है। तो आपको पता है यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2020 में हुआ, और आपसे पूछा है यहाँ पे, सबसे पहले तो देख लो विमेंस सिंगल का खिताब बहुत इंपॉर्टेंट है अपकमिंग एग्जाम के लिए, जहां तक उम्मीद है ये पूछा भी जाएगा। नाओमी ओसाका, नाम याद रखिएगा। यूएस ओपन टेनिस 2020 का जो वुमेन्स सिंगल का खिताब जीता है वो नाओमी ओसाका ने जीता है। इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त, याद रखिएगा। 2 चीजें बन सकती हैं, या तो इनका नाम पूछेगा या तो आपसे ये पूछेगा कि नाओमी ओसाका कौन सा गेम खेलती हैं, तो आपको बताना है कि ये भैया टेनिस खेलती हैं। क्या खेलती हैं? टेनिस खेलती हैं, क्योंकि हमारे एग्जाम में गेम भी पूछ लिया जाता है कि कौन सा खिलाड़ी कौन सा गेम खेलता है। अच्छा, टेनिस खेलती हैं, तो उन्होंने रिसेंटली कौन से टूर्नामेंट को जीता, तो आपको फिर बताना होगा यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2020। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, नाओमी ओसाका यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2020 का खिताब इन्होंने जीता। अगली बात पे चलो, क्वेश्चन नंबर 11 पे। तो क्वेश्चन नंबर 11 दोस्त कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय विज्ञापन मानक परिषद एएससीआई एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया, फुल फॉर्म नोट करते चलेगा। एएससीआई के फुल फॉर्म की बात करें तो ये है एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल
ऑफ इंडिया। ये तो हो गई ASCI के फुल फॉर्म की बात। अब कह रहा कि भैया इनके नए अध्यक्ष कौन है, तो मेरे दोस्त याद रखना इनके जो नए अध्यक्ष हैं वो सुभाष कामत है। कौन है? सुभाष कामत है। इंडिया की इंपॉर्टेंट न्यूज है, इसको भी ध्यान रखना कि भारतीय विज्ञापन मानक परिषद, हिंदी में इसको कहते हैं, इसी को इंग्लिश में एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। इसके जो नए अध्यक्ष हैं वो मेरे दोस्त सुभाष कामत है। उम्मीद है यहां तक की बात आपको क्लियर होगी। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। तो क्वेश्चन नंबर 12 दोस्तों ये है कि पीएम मोदी ने हाल में ही मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत पक्के घर वितरण के आवासीय गृह प्रवेश कार्यक्रम में भाग लिया। आप सबने सुना होगा कि रिसेंटली पीएम मोदी ने बिहार में पक्के घर वितरण के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया था। इस आयोजन के दौरान इन्होंने अनाउंसमेंट किया है कि हम इतने लाख परिवारों को पक्का घर देंगे। तो आपसे यही पूछा गया है कि कितने लाख परिवारों को इस योजना के दौरान पक्का घर मिलेगा। तो दोस्तों पीएम मोदी 1.75 लाख यानी कि 1,75,000 इन लोगों को पक्का घर देने का वादा करके आए हैं। अब ये वादा पूरा होगा या नहीं, ये तो भाई बिहार के चुनाव के बाद ही पता चलेगा। लेकिन हमारे एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है? इस क्वेश्चन से क्या क्या बन सकता है कि हाल में ही, सॉरी मध्य प्रदेश में बात हो रही है, सॉरी मैं बिहार में चला गया, मध्य प्रदेश की बात हो रही है। मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना का आपका उद्घाटन हुआ। इस उद्घाटन का जो नाम है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त कि गृह प्रवेश। नाम क्या रखा गया था? गृह प्रवेश। इसके तहत प्रधानमंत्री पीएम मोदी ने 1,75,000 लोगों को पक्का घर देने का वादा किया है। तो मध्य प्रदेश की बात है दोस्त, सॉरी वो बिहार में चुनाव आने वाला है तो बिहार मन में आ गया। चलिए आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 13 में। क्वेश्चन नंबर 13 यहां से कह रहा विदेश राज्य मंत्री ने 27वें आसियान क्षेत्रीय मंच में भाग लिया। तो आपको अगर ये पता है कि विदेश राज्य मंत्री कौन है तो आप आसानी से इसका आंसर दे सकते हो। आपको पता होगा वी मुरलीधरन। इस समय विदेश राज्य मंत्री कौन है? तो विदेश राज्य मंत्री हैं वी मुरलीधरन। याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट है। इन्होंने 27वें आसियान क्षेत्रीय मंच में भाग लिया है। इंपॉर्टेंट इनका नाम है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि भैया वी मुरलीधरन है, 27वें आसियान में भाग लिया है, ये इंपॉर्टेंट है। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। 14वां नंबर कह रहा कि उस खिलाड़ी का नाम बताइए जिसने हाल में ही यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2020 में मेंस सिंगल का खिताब जीता। पिछला जो क्वेश्चन था वो विमेंस का था, आपको याद होगा। ये जो क्वेश्चन है ये आपका मेंस का है। तो यहाँ पे डोमिनिक थियम ने, ये देखो वही ओपन टेनिस टूर्नामेंट है जिसकी बात अभी हम लोगों ने पिछले की थी। बस पिछली बार आपसे फीमेल में पूछा था कि फीमेल में किसने जीता, लेकिन इस क्वेश्चन ने आपसे पूछा है कि मेल में किसने जीता। तो मेरे दोस्त डोमिनिक थियम याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्या क्या है कि ये खेलते क्या है, तो ये टेनिस खेलते हैं। इन्होंने क्या जीता? इन्होंने भैया मेंस सिंगल का खिताब जीता है। कौन से टूर्नामेंट का? यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2020 का। और आखिरी पॉइंट पे हम चलेंगे 15वें पॉइंट पे। कल भी हम लोगों ने बात की थी एडीबी बैंक यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक की। आज भी हम लोग बात करेंगे कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने तमिलनाडु को कोयम्बटूर में सुगुन फूड्स प्राइवेट लिमिटेड, सुगुना इसका फुल फॉर्म है, सुगुना का फुल फॉर्म है सुगन फूड्स प्राइवेट लिमिटेड, के लिए गैर परिवर्तनीय डिबेंचर की सदस्यता के माध्यम से ऋण वित्त पोषण के लिए कितने डॉलर मिलियन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो मेरे दोस्त $15 मिलियन। कितना? $15 मिलियन का लोन देगी कौन? एडीबी बैंक। किसको देगी? तमिलनाडु के कोयम्बटूर में एक सुगन फूड्स प्राइवेट लिमिटेड, एक सुगुना के नाम से जाने जाने वाली एक गैर परिवर्तनीय डिबेंचर की सदस्यता के माध्यम से इन्होंने लोन पास किया है। और लोन पास करने के बाद जिस पेपर पे हस्ताक्षर हुए हैं उस समझौते पे इन्होंने $15 मिलियन, सॉरी 25 नहीं सॉरी 15 ही, ऑप्शन नंबर डी यहाँ से राइट आंसर होगा। $15 मिलियन का लोन इन्होंने पास किया। तो क्वेश्चन क्या इंपॉर्टेंट है कि भैया जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है, सबसे पहले तो ये पूछा जाएगा तमिलनाडु में उसने किस कंपनी को या किसको लोन प्रोवाइड कराया। तो आपको बताना होगा सुगुना को यानी कि सुगन फूड्स प्राइवेट लिमिटेड। कितनी धनराशि? तो $15 मिलियन। तो मेरे दोस्त ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमारी आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि मैं अनअकैडमी पे भी पढ़ाता हूँ, क्वांट का मैं टीचर हूँ। बेस मेरा मेन सब्जेक्ट है वो क्वांट सी। अगर आपको मैथ्स पढ़ना है तो एक प्रॉपर कॉन्सेप्चुअल वे में चैप्टर वाइज हमारी क्लास होती है। पर डे दोस्तों जो हमारी ये क्लास होती है वो शाम को 4 बजे होती है। आप अगर अभी तक अनअकैडमी पे नहीं आए हैं तो अनअकैडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल कीजिए।
इसके अलावा जो मेरे पुराने दोस्त हैं, अगर आप में से कोई अपनी तैयारी को प्रॉपर तरीके से करना चाहता है, जैसे कि इंग्लिश, मैथ, जीएस, हर एक सब्जेक्ट को एक प्रॉपर वे में पढ़ना चाहता है, तो आप हमें अनअकैडमी प्लस पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। अनअकैडमी प्लस पे ज्वाइन करने के दोस्तों बहुत सारे बेनिफिट हैं। एक साल का अगर आप वहाँ पे कोर्स परचेज करते हो, मान लो एसएससी का, तो पर डे की कॉस्ट आपकी मात्र 17 रुपये आती है, जिसमें आपको मैथ भी पढ़ने को मिलेगा, इंग्लिश भी मिलेगा, जीएस भी मिलेगी, रीजनिंग भी मिलेगा, और केवल एक फैकल्टी नहीं, किसी भी एजुकेटर को आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। फ्री स्पेशल क्लासेस हैं आपकी। अगर आप एक साथ पेमेंट नहीं कर पा रहे हो तो आपके पास ईएमआई का ऑप्शन अवेलेबल है, ईएमआई के थ्रू आप पेमेंट करिए, घर बैठे आप पढ़ाई कर सकते हैं। लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन होंगे, आपके जो भी डाउट्स हैं वो भी क्लियर होते रहेंगे। और अगर आप कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हो, वो चाहे 3 महीने का हो, वो चाहे आपका 6 महीने का हो, या फिर वो चाहे आपका 12 महीने का हो, अगर आप कोर्स परचेज करना चाहते हो और 10% का डिस्काउंट चाहते हो तो आप मेरा कोड यूज कर सकते हो। कैपिटल लेटर में आपको विपिन 18 यूज करना है। इस कोड को यूज करने के बाद आपको इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, मुलाकात होगी हमारी अब कल के जो करंट अफेयर्स के पॉइंट्स होंगे उन पे। इन सारे पॉइंट्स को एक जगह नोट आउट करते रहो, पॉइंट आउट करते रहो, अपने दिमाग में इनको फीड करते रहो, क्योंकि आगे आपका एसएससी सीएचएसएल, आप जानते हो अक्टूबर में सीएचएसएल और दिसंबर में आपके एनटीपीसी का एग्जाम है। और एनटीपीसी के एग्जाम में लास्ट के 6 मंथ का जो करंट अफेयर है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा, इसीलिए एक एक पॉइंट को ध्यान से पढ़िए। तो चलिए दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे सेफ, स्टे होम, अपना ख्याल रखिए, मुलाकात होगी आपसे कल। टेक केयर, बाय बाय।